दोस्तों, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 270 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोकरण की तपती और झुलसा देने वाली रेत के अंदर आखिर ऐसा क्या टॉप सीक्रेट टेस्ट होने जा रहा है जिसकी भनक लगते ही चाइना के बीजिंग और पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर बैठे जनरल्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। क्या भारत ने बिना महंगे फाइटर जेट्स के, बिना अरबों डॉलर खर्च किए, सिर्फ आसमान के अंदर झुंड बनाकर के हमला करने वाले ड्रोन से कोई भी युद्ध जीतने का वो खूंखार फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जो अब तक दुनिया के लिए सिर्फ कागजों पर था? क्या भारतीय सेना दुनिया की नजरों से छुप करके गुपचुप तरीके से एक ऐसी खौफनाक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स तैयार कर रही है जिसका सिर्फ एक बटन दबाते ही दुश्मन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, सारे रडार पल भर के अंदर राख के ढेर में बदल जाएंगे? आखिर डीआरडीओ के उस टॉप सीक्रेट डीआरएएम प्रोजेक्ट की असली इनसाइड स्टोरी क्या है जिससे पूरी दुनिया से छिपा करके रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको रक्षा क्षेत्र के उन तमाम रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो आपको हैरान करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के उस पोकरण फायरिंग रेंज से जहां की मिट्टी के अंदर भारत के परमाणु शौर्य की महक आज भी मौजूद है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अगले महीने इसी पोकरण फायरिंग रेंज के अंदर एक बेहद खास और खौफनाक प्रोग्राम का आयोजन करने जा रही है। इस प्रोग्राम के अंदर स्वदेशी मानव रहित सिस्टम यानी अनमैन्ड सिस्टम्स का एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन होगा जिसे देख करके दुनिया दंग रह जाएगी। सितंबर के तीसरे हफ्ते के अंदर होने वाले इस महाप्रदर्शन को देखने के लिए वायुसेना के शीर्ष और वरिष्ठ अधिकारी पोकरण की तपती रेत के बीच में पहुंचेंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है वो रणनीतिक क्षेत्र पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 270 किलोमीटर ही दूर है। रक्षा कूटनीति के अंदर 270 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती है। यह सीधा सीधा इस्लामाबाद के लिए एक कड़ा संदेश है। दोस्तों, इस मेगा इवेंट के अंदर मुख्य रूप से वन वे अटैक ड्रोन्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन और भारी वजन उठाने वाले कार्गो यूएवीज शामिल हैं। दोस्तों, इस खास प्रोग्राम के अंदर वायुसेना के अधिकारियों को देश के अंदर डेवलप किए गए उन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा जिन पर पिछले कई सालों से बेहद गुप्त तरीके से काम चल रहा था। दोस्तों, इनके अंदर लंबी दूरी के घातक सिस्टम्स और स्टॉर्म ड्रोन पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। इस आयोजन के अंदर मानव रहित सिस्टम पर काम करने वाली कई स्वदेशी रक्षा कंपनियां और एग्रेसिव स्टार्टअप्स हिस्सा लेने वाले हैं। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक रक्षा कंपनियां कई तरह के वन वे अटैक ड्रोन्स का प्रदर्शन करेंगी। दोस्तों, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ईरान और यूक्रेन युद्ध के अंदर बड़े पैमाने पर और बेहद घातक अंदाज में हुआ है। वायुसेना आज उन ड्रोन्स के अंदर सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो और जो ऑपरेटर को दुश्मन के इलाके के भीतर से रियल टाइम लाइव वीडियो फीडबैक दे सके। दोस्तों, सोचिए, 1000 किलोमीटर अंदर दुश्मन के बेस के अंदर हमारा ड्रोन घुसेगा, वहां की पल पल की तस्वीरें हमें कंट्रोल रूम के अंदर भेज देगा और फिर सटीक निशाना लगा करके उस बेस को तबाह कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन होगा। दोस्तों, स्वॉर्म ड्रोन का मतलब है ड्रोन्स का एक ऐसा झुंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपस में बात करेगा। अगर दुश्मन का रडार एक ड्रोन को मार गिराता है तो बाकी के ड्रोन्स तुरंत अपनी फॉर्मेशन बदल लेते हैं और टारगेट के ऊपर एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से टूट पड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाने के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक्सपेंडेबल ड्रोन्स यानी कि एक बार इस्तेमाल होकर के नष्ट हो जाने वाले ड्रोन्स का भी प्रदर्शन किए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर जोन इतना आसान नहीं होता। वहां जेमर और स्पूफिंग वेपन्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। दुश्मन आपके ड्रोन्स के जीपीएस को भटका सकता है। इसी खतरे को देखते हुए वायुसेना ऐसे ड्रोन्स भी तलाश रही है
जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इमिटर को ट्रैक करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। यानी दोस्तों, जो दुश्मन हमारे ड्रोन्स को जाम करने की कोशिश करेगा, हमारा ड्रोन उसी जैमर की रेडियो तरंगों को पकड़ करके सीधे उसी पर मौत बनकर के गिरेगा। दोस्तों, अटैक ड्रोन्स के अलावा इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स ड्रोन का भी प्रदर्शन कर सकती है। हिमालय की 15,000 से लेकर के 20,000 फीट की हाइट के ऊपर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां ये ड्रोन हमारे सैनिकों तक रसद, मेडिकल सप्लाई और गोला बारूद पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर घायलों को वहां से सुरक्षित निकाल करके लेकर के भी आएंगे। अब दोस्तों, उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसने दुनिया भर के सैन्य जनरल्स की सोच बदल दी है। दोस्तों, आज की जंग सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स, भारी भरकम टैंक्स और महंगी बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं जीती जाती। इसका जीता जागता और खौफनाक उदाहरण हमें यूक्रेन और ईरान के वॉर के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों, इन वॉर्स के अंदर दुनिया को एक नया शब्द मिला है, चीप वॉरफेयर। इन्होंने साबित कर दिया है कि कम कीमत वाले ड्रोन्स, बिना ड्राइवर वाली ऑटोनोमस नाव, जमीन से दागी जाने वाली सस्ती एंटीशिप मिसाइलें और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी युद्ध का पूरा तरीका और उसका अंतिम नतीजा पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों सोचिए, एक तरफ 500 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट है जिससे उड़ाने वाला पायलट सालों की ट्रेनिंग लेता है। अगर वो क्रैश कर जाता है तो देश को आर्थिक नुकसान के साथ साथ एक अनमोल सैनिक का भी नुकसान होता है। दूसरी तरफ महज 15 लाख रुपए का एक छोटा सा कामिकाज़े ड्रोन है। अगर दुश्मन इस ड्रोन को अपनी करोड़ों की मिसाइल से मार भी गिराए तो भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हमने दुश्मन का करोड़ों का हथियार सिर्फ 15 लाख के अंदर बर्बाद कर दिया है। कम लागत के ऐसे वेपन्स को बड़ी संख्या के अंदर यानी कि मास प्रोडक्शन के जरिए इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना भारी दबाव बनाया जा सकता है कि वो पूरी तरह से चौंक कर जाए। दोस्तों, सस्ते हथियार, बड़ा रणनीतिक असर वाली यही स्ट्रेटजी अब युद्ध को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जा सकती है, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बदलते हुए युद्ध परिदृश्य के बीच में भारत के दिग्गज रक्षा विशेषज्ञों ने एक बहुत अहम बात कही है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे बेहद घटिया और शत्रु देशों के बीच में मौजूद भारत को अब महंगे विदेशी हथियारों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। हमें देश के अंदर बनने वाली सस्ती मिसाइलों, स्वॉर्म ड्रोन्स और दूसरे बिना चालक वाले हथियारों के ऊपर अपना पूरा फोकस करना होगा। इस मामले के अंदर ताइवान ने यूक्रेन और ईरान के युद्ध से एकदम सटीक सबक ले लिया है। ताइवान जानता है कि चाइना की विशालकाय सेना का मुकाबला वो आमने सामने की जंग में नहीं कर सकता है, लिहाजा ताइवान असममित युद्ध रणनीति यानी कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपना रहा है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि महंगी और बड़ी सैन्य ताकत का सीधा मुकाबला करने के बजाय कम कीमत वाले वेपन्स की इतनी बड़ी तादाद तैयार कर लो कि दुश्मन हमला करने से पहले भी 100 बार सोचे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान का टारगेट 2030 तक हर महीने 1 लाख ड्रोन बनाने का है। हर महीने 1 लाख ड्रोन्स, ये आंकड़ा अपने आप में बेहद डरावना है। भारत ने भी दोस्तों बिना वक्त गंवाए इसी डायरेक्शन के अंदर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मार्च 2026 के अंदर क्लियर कर दिया है कि भारत आने वाले वर्षों के अंदर ड्रोन निर्माण का वैश्विक केंद्र यानी कि ग्लोबल हब बनने जा रहा है। देश के अंदर एक बेहद मजबूत और विशाल ड्रोन उत्पादन व्यवस्था तैयार होगी। इसी कड़ी में दोस्तों हमारे डीआरडीओ ने यानी इसी साल मतलब 2026 के अंदर ही ड्रोन से दागी जाने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी देश के अंदर लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन्स बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ में कई बड़े लेवल की परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। अब वैश्विक पटल पर सवाल सिर्फ ये नहीं बचा है कि किस देश के पास में दुनिया का सबसे महंगा हथियार है। आज असली सवाल ये बन गया है कि कौन सा देश कम कीमत वाले लेकिन बेहद मारक हथियारों को कितनी तेजी से और कितनी बड़ी तादाद के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर बना सकता है। यूक्रेन और ईरान के युद्ध से मिले इस कड़वे सबक के बीच में भारत के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बड़े पैमाने पर ड्रोन मिसाइल उत्पादन स्ट्रेटजी अपनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। लिहाजा दोस्तों, अब वायुसेना से हटकर के समंदर की उन खामोश लहरों की तरफ बढ़ते हैं जहां भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों को मौत के किले के अंदर कन्वर्ट कर रही है।
दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए समंदर से लॉन्च किए जा सकने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजे ड्रोन्स खरीदने की बंपर तैयारी कर रही है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जारी कर दी है। यह किसी भी बड़े रक्षा सौदे की प्रक्रिया के अंदर पहला और सबसे अहम कदम माना जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई इस प्रस्तावित डील की कुल लागत सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये डील 15,000 से लेकर के 18,000 करोड़ रुपए के बीच की हो सकती है। 18,000 करोड़ की महाडील। भारत के अंदर इस खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ेगी और RFI के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू भारतीय कंपनियों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारी नौसेना को आखिर कैसे ड्रोन चाहिए? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक नौसेना को ऐसे खूंखार ड्रोन सिस्टम चाहिए जिन्हें बीच समंदर के अंदर चलती हुई लहरों के बीच में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों से फायर किया जा सके। इन ड्रोन्स की मारक क्षमता कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा युद्धपोत भारतीय जल सीमा के अंदर सुरक्षित खड़ा रहेगा और वहां से फायर किया गया ड्रोन दुश्मन के तटों, उनके बंदरगाहों और उनके अंदरूनी सैन्य ठिकानों को 1000 किलोमीटर दूर जाकर के तबाह कर देगा। इसके साथ ही दोस्तों, ये ड्रोन 9 घंटे या इससे भी ज्यादा समय तक हवा के अंदर लगातार मंडराने यानी कि लॉइटर करने के अंदर सक्षम होना चाहिए। इसकी क्रूज स्पीड 75 नॉट से ज्यादा होनी चाहिए और जब ये अपने टारगेट को पहचान करके उस पर डाइव लगाए, मौत बनकर के गिरे, तो उसकी डाइव स्पीड 200 नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। इतनी भयंकर स्पीड कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट भी ना कर पाए। दोस्तों, इन ड्रोन्स को करीब 15,000 फीट की हाइट तक संचालित करने और कम रडार सिग्नेचर वाले स्टेल्थ डिजाइन की भी सख्त डिमांड की गई है ताकि रडार इन्हें पकड़ ही ना सके। दोस्तों, लाइटरिंग म्यूनिशन असल के अंदर वो खामोश शिकारी होते हैं जो अपने टारगेट के इलाके के अंदर पहुंचने के बाद में आसमान के अंदर घंटों तक चुपचाप मंडराते रहते हैं। जैसे ही कोई हलचल होती है या लक्ष्य की पुख्ता पहचान होती है तो ये सीधे उस पर आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। दोस्तों, नौसेना ने साफ कर दिया है कि इन ड्रोन्स के अंदर दिन और रात दोनों समय लक्ष्य की सटीक पहचान के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी कि EO और इंफ्रारेड यानी कि IR सेंसर्स लगे होने चाहिए। इसके अंदर डे कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी कि FLIR सिस्टम अनिवार्य रूप से शामिल होगा। दोस्तों, टारगेट तक पहुंचने के बाद में ड्रोन्स के अंदर मौजूद शक्तिशाली वॉरहेड का इस्तेमाल सीधे विनाशकारी हमले के लिए किया जाएगा। और दोस्तों, नौसेना की मांग यही खत्म नहीं होती है। नौसेना को एक ऐसे खास प्रकार का ड्रोन चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के सबसे बुरे हालात के अंदर भी काम कर सके। नौसेना ने स्पष्ट रूप से ऐसे सिस्टम की जरूरत बताई है जो दुश्मन की भयंकर जैमिंग या फिर हमारा संचार तंत्र पूरी तरह से टूट जाने वाली स्थिति के अंदर भी मिशन को ऑटोनोमस मोड के अंदर संभाल सके। दोस्तों, ये ड्रोन पहले से ही तय किए गए टारगेट के आधार पर खुद उड़ान भर सकेगा। अगर बीच रास्ते के अंदर कंट्रोल सेंटर से इसका संपर्क टूट जाता है तो ये AI का इस्तेमाल करके आखिरी ज्ञात कंट्रोल पोजीशन की ओर सुरक्षित लौटने की कोशिश करेगा और अगर किसी वजह से संपर्क दोबारा स्थापित नहीं हो पाता है तो उसे पहले से तय किए गए किसी सुरक्षित स्थान पर मिशन समाप्त करने का विकल्प भी खुद तय करना होगा। दोस्तों, ये कोई मशीन नहीं बल्कि उड़ने वाले रोबोटिक सैनिक होंगे। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसका इस्तेमाल समंदर के लक्ष्यों यानी कि दुश्मन के जहाजों और जमीनी लक्ष्यों यानी कि उनके बेस कैंप्स दोनों के खिलाफ समान रूप से किया जा सकेगा। इसके अलावा इस RFI के अंदर उड़ान के दौरान एक ड्रोन का नियंत्रण दूसरे युद्धपोत या फिर किसी तटीय स्टेशन को सौंपने की कैपेबिलिटी यानी कि हैंडओवर कैपेबिलिटी भी इसके अंदर मांगी गई है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक जहाज से ड्रोन लॉन्च किया जाता है तो बीच हवा के अंदर जरूरत पड़ने पर उस ड्रोन का कंट्रोल किसी दूसरे जहाज या फिर जमीन पर मौजूद ऑपरेटर के हाथों में भी दिया जा सकता है। यह एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का सबसे एडवांस लेवल है। दोस्तों, दुनिया की कई ताकतवर नौसेनाएं हाल ही के वर्षों के अंदर ऐसे ड्रोन्स को अपने बेड़े के अंदर शामिल करने के ऊपर दिन रात काम कर रही हैं।
दोस्तों यूक्रेन युद्ध समेत कई मॉडर्न वॉरफेयर्स के अंदर लॉइटरिंग म्यूनिशन के घातक इस्तेमाल ने इन वेपन्स की असली ताकत पूरी दुनिया के सामने रख दी है। इनकी मदद से बहुत ही कम लागत के अंदर दूर बैठे दुश्मन को खून के आंसू रुलाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, मिशन के दौरान बीच हवा के अंदर ही टारगेट को बदला भी जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय वायुसेना के उस 1 लाख करोड़ रुपए के महा टेंडर की, जिसने ग्लोबल एविएशन मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके AN-32 और IL-72 कार्गो विमानों के बेड़े को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का महा टेंडर रिलीज किया है। इस भीमकाय प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना के लिए 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA खरीदे जाएंगे। डिफेंस ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि इस 1 लाख करोड़ के कार्यक्रम के अंदर विदेशी नहीं बल्कि भारतीय कंपनियां ही प्रमुख भूमिका के अंदर रहेंगी, यानी कि ड्राइविंग सीट पर भारत ही होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस टेंडर के अंदर भारत की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स समेत कई दिग्गज भारतीय कंपनियां मैदान में कूद चुकी हैं। महिंद्रा डिफेंस ने ब्राजील की मशहूर एविएशन कंपनी एम्ब्रेयर के साथ में एक बड़ी साझेदारी की है और वो भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक C-390 ट्रांसपोर्ट विमान की पेशकश करने जा रही है। दूसरी तरफ टाटा समूह ने अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ में हाथ मिलाया है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर के C-130J विमानों का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि C-130J सुपर हरक्यूलस विमान पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल है और इन्होंने लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक अपनी जबरदस्त ताकत साबित भी की है। दोस्तों इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के तहत कुल 60 विमानों के अंदर करीब 20% विमान फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर यानी कि पूरी तरह से बनकर के भारत आएंगे, लेकिन असली गेम चेंजर बात यह है कि बाकी के 80% विमानों का निर्माण पूरी तरह से भारत की सरजमी पर किया जाएगा। दोस्तों भारत के अंदर बनने वाले इन विमानों के अंदर 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री यानी कि इंडिजिनस कंटेंट होने की उम्मीद है। इन जेट्स का निर्माण भारतीय कंपनियों और मूल विदेशी विमान निर्माता कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर के जरिए किया जाएगा, जिससे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और हजारों नई नौकरियां प्रोड्यूस होंगी। दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास में फिलहाल 12 C-130J सुपर हरक्यूलस विमान मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों वायुसेना यूरोपीय कंपनी एयरबस के साथ में C-295 विमान कार्यक्रम पर भी दिन रात काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 70 विमान वायुसेना के अंदर शामिल किए जाने हैं, जिसमें से ज्यादातर का निर्माण गुजरात के वडोदरा के अंदर टाटा की फैसिलिटी में भारत के अंदर ही किया जाएगा। दोस्तों वायुसेना का यह आधुनिकीकरण प्रोग्राम सिर्फ ट्रांसपोर्ट विमानों तक सीमित नहीं है। 114 नए राफेल जेट्स या उनके जैसे मल्टी रोल लड़ाकू विमान यानी कि MRFA की खरीद के लिए भी प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही है। इसके अलावा पुराने पड़ चुके हॉक जेट ट्रेनर्स को भी बदलने और भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा नए ट्रेनर विमानों को वायुसेना के अंदर शामिल करने की विशाल योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA का इस्तेमाल केवल सैनिकों या फिर भारी सैन्य उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाने में ही नहीं होता है। आधुनिक युद्ध के अंदर इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। जरूरत पड़ने पर इन विशालकाय विमानों को हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमान यानी कि मिड एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को आसमान में ही ईंधन मिल जाएगा और उनकी मारक क्षमता साथ ही ऑपरेशनल रेंज दोगुनी हो जाएगी। चाइना से सटी LAC के ऊपर किसी भी आपात स्थिति के अंदर सैनिकों को रातों रात मोर्चे पर डिप्लॉय करने में ये विमान भारत की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक अभेद्य दीवार के अंदर तब्दील कर देंगे। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे खौफनाक साथ ही सबसे साइलेंट प्रोजेक्ट पर, जो भारतीय सेना के युद्ध लड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक यानी कि सटीक हमला करने की क्षमता अब एक नए और खतरनाक युग के अंदर एंटर कर चुकी है। दोस्तों
दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के सफल विकास और सेना के अंदर शामिल होने से भारत की पारंपरिक निवारक क्षमता काफी मजबूत हुई है। लेकिन दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ अब इससे भी ज्यादा बड़े आक्रामक और व्यापक लक्ष्य के ऊपर काम कर रहा है। डीआरडीओ का मकसद अब केवल प्रलय की जगह कोई नई स्टैंड अलोन मिसाइल बनाना नहीं रह गया है, बल्कि भारत का पूरा फोकस अब एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक इकोसिस्टम बनाने पर शिफ्ट हो गया है। ये इकोसिस्टम कोई साधारण सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल और भौतिक नेटवर्क होगा जो रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, कामिकाजे ड्रोन्स और अंतरिक्ष के अंदर मौजूद हमारे सर्विलांस सैटेलाइट्स को एक ही यूनिफाइड बैटलफील्ड नेटवर्क से जोड़ देगा। दोस्तों ये भारतीय सैन्य सोच के अंदर आए एक बुनियादी और क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है। आधुनिक युद्ध अब केवल इस बात से नहीं जीते जाते हैं कि किसी वेपन की रेंज कितनी है या उसकी स्पीड कितनी है। इसके बजाय अब जीत इस बात पर निर्भर करती है कि दुश्मन का पता चलने के बाद में कितनी जल्दी उस इंटेलिजेंस डेटा को एक सटीक और विनाशकारी हमले के अंदर तब्दील किया जा सके। दोस्तों भारत के लिए इसका मतलब एक ऐसा इफेक्ट लेयर तैयार करना है जो सामरिक, ऑपरेशनल और रणनीतिक तीनों लेवल के ऊपर दुश्मन को एक साथ तबाह कर सके। दोस्तों इस दिशा के अंदर भारत ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के कई सफल टेस्ट किए हैं और इसकी रेंज लगातार बढ़ाई गई है। लेकिन दोस्तों अब डीआरडीओ एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। डीआरडीओ अब पिनाका मार्क 4 के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि यह नया सिस्टम लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को शमशान के अंदर बदल देगा। यह लंबी दूरी के आर्टिलरी रॉकेट और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच की जगह को पूरी तरह से कवर करेगा। पुराने आर्टिलरी रॉकेट जो सिर्फ एक बड़े इलाके के अंदर अंधाधुंध गोलाबारी करते थे, उनके विपरीत नया पिनाका मार्क 4 एक प्रिसीजन हथियार होगा। यह दुश्मन की फ्रंट लाइन के बहुत पीछे मौजूद उनके कमांड मुख्यालयों, लॉजिस्टिक्स हब, रडार साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन करके नष्ट करेगा। वहीं दोस्तों अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो इससे अब एक अत्यधिक मैन्यूवरेबल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। प्रलय की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीक गाइडेंस और इसका डिप्रेस्ड फ्लाइट प्रोफाइल यानी कि चपटा प्रक्षेप वक्र है। दोस्तों आम बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष तक जाकर के वापस नीचे आती हैं जिन्हें रडार आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन प्रलय वायुमंडल के निचले हिस्से के अंदर तेजी से अपने दिशा बदलते हुए उड़ान भरती है। इससे दुश्मन के अत्याधुनिक S-400 या फिर पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लगभग 500 किलोमीटर की रेंज के साथ में ये भारतीय सेना के तरकश का सबसे घातक तीर है और उन लक्ष्यों के लिए जो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, भारत पूरी आक्रामकता के साथ में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRACM प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल भारत को एक ऐसी कन्वेंशनल डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगी जिससे हम टैक्टिकल मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर बैठे दुश्मन के रणनीतिक बुनियादी ढांचे और कमांड सेंटर्स को जमींदोज कर सकेंगे। दोस्तों इन सब के बीच में अग्नि सीरीज, खासतौर पर अग्नि प्राइम का लगातार विकास भारत की रणनीतिक मारक क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। अग्नि प्राइम की मोबिलिटी, सटीकता और युद्ध के मैदान में इसकी सर्वाइवल करने की कैपेसिटी इसे एक अचूक ब्रह्मास्त्र बना देती है। दोस्तों जब आप इन सभी प्रणालियों यानी कि पिनाका मार्क 4, प्रलय मिसाइल, LRACM और अग्नि प्राइम को एक साथ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत ने 300 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा तक एक ओवरलैपिंग स्ट्राइक लेयर तैयार कर ली है। दुश्मन चाहे जहां भी छुपे, मौत उस तक पहुंची जाएगी। लेकिन दोस्तों असली क्रांति इन मिसाइलों के अंदर नहीं बल्कि उस डिजिटल आर्किटेक्चर के अंदर छुपी है जो इन्हें आपस में जोड़ेगा। दोस्तों हमारे सैन्य योजनाकार अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आधुनिक जंग सेंसस टू शूटर साइकिल पर टिकी है, यानी दुश्मन को रडार पर देखने और उस पर मिसाइल दागने के बीच का समय जितना कम होगा, जीत उतनी ही पक्की होगी। भारत ने स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स, आसमान के अंदर अवॉक्स
और जमीन पर पावरफुल रडार, साथ ही हवा के अंदर खुफिया यूएवीज का जाल बिछा दिया है। अब दोस्तों चुनौती सिर्फ इतनी है कि इन सेंसर्स के मिलने वाली जानकारी को पलक झपकते ही सही हथियार तक कैसे पहुंचाया जाए, और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की। दोस्तों भविष्य के युद्ध क्षेत्र के अंदर ये एआई सिस्टम कई रडार से डेटा लेंगे, खुद तय करेंगे कि कौन सा टारगेट सबसे खतरनाक है, उस टारगेट को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार यानी कि ड्रोन, रॉकेट या फिर मिसाइल सही रहेगा, और फिर सेकंड्स के अंदर अलग अलग तैनात यूनिट्स को फायरिंग ऑर्डर भेज दिया जाएगा। दोस्तों फ्यूचर के अंदर भारतीय सेना की रॉकेट बैटरीज, मिसाइल रेजिमेंट्स और आर्टिलरी फॉर्मेशन अलग अलग काम नहीं करेंगी, वो सब एक कॉमन डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा होंगे, और इसी खौफनाक और अचूक रणनीति को रक्षा विशेषज्ञ DRAM यानी कि ड्रोन्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मिसाइल इंटीग्रेशन कहते हैं। दोस्तों इस DRAM नेटवर्क के तहत जरा एक सीन इमेजिन कीजिए, दुश्मन के इलाके के अंदर हमारे खुफिया ड्रोन्स घुसेंगे और टारगेट को लॉक करेंगे। उसी वक्त 300 किलोमीटर दूर से पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करेगा। उसी सेकंड 500 किलोमीटर दूर से प्रलय मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर्स पर गिरेगी, और 1000 किलोमीटर दूर से आई LRLACM क्रूज मिसाइल उनके ब्रिज और सप्लाई लाइंस को उड़ा देगी। दोस्तों ये सब एक साथ एक ही नेटवर्क के जरिए होगा। अलग अलग स्पीड, अलग अलग दिशा और अलग अलग ऊंचाई से एक साथ आने वाले इन खतरों को रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों इस पूरी रणनीति का एक और बड़ा मकसद है कॉमनलिटी। दोस्तों विभिन्न मिसाइलों के बीच में नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एक जैसा बनाने के अंदर लॉजिस्टिक का खर्च बचेगा और सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़ेगा। भारत का यह नया कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों भविष्य के युद्ध एक हाईली कंटेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण के अंदर लड़े जाएंगे, जहां दुश्मन लगातार कम्युनिकेशन और जीपीएस को हैक या फिर जाम करने की कोशिश करेगा। ऐसे अंदर एआई सिक्योर डेटा लिंक और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ही युद्ध के अंदर हमारी जीत तय करेंगे। और दोस्तों इसी विजन के तहत आज भारत के स्ट्रेटेजिक सर्किल्स के अंदर एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने के ऊपर भारत आगे बढ़ चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और ड्रोन्स को एक ही कमांड के नीचे लाने का यह कॉन्सेप्ट ही दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। और दोस्तों इसी के लिए अब हमारी सेना हर तरफ ट्रायल्स कर रही है, फिर चाहे वो पोखरण रेंज हो या फिर लद्दाख रेंज, हर जगह पे हमारी सेना इसी काम में लगी है। अब दोस्तों इस पे आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।